निखिल अपनी जॉब को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। कहीं जॉब अच्छी नहीं मिल रही थी तो कहीं एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, कहीं सैलरी अच्छी नहीं थी तो कहीं बात ही नहीं बन रही थी। इन सारी चीजों के बावजूद जब लगातार 6 दिनों को कोशिश करने के बाद उसे जॉब नहीं मिल पाई, वो हार मानकर घर बैठ गया। क्या हुआ, जॉब देखने नहीं गए क्या आज? मधु ने चुपचाप बैठे निखिल को देखते हुए कहा। नहीं यार, क्या करूं, मधु हर जगह तो ट्राई कर लिया, कहीं जॉब नहीं मिल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। निखिल हैरानी से मधु को देखते हुए बोला। निखिल, हम यूं हाथ पर हाथ रखे तो नहीं बैठ सकते ना। प्राची कब तक हमारी हेल्प कर देगी? 1 महीने, 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, पर आज नहीं तो कल हमें जॉब देखनी पड़ेगी। हाँ मधु, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम ही बताओ क्या करूँ मैं? अब केवल एक ही जगह बची है जहाँ मैं जॉब अप्लाई कर सकता हूँ, और वो है अमन की कंपनी, हंसराज कंपनी। पर मैं वहाँ जॉब नहीं कर सकता जीते जी, तो मैं कभी वहाँ जॉब लेने नहीं जा सकता। तुम टेंशन मत लो, मैं प्राची से बात करूंगी। उसकी दिल्ली में काफी जान पहचान है, हो सकता है किसी के रेफरेंस देने पर जॉब लगवा दी जाए। मधु ने निखिल को समझाते हुए कहा। मैं ये जॉब किसी के रेफरेंस से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से पाना चाहता हूँ। मुझे पता है निखिल, और ना ही मुझे तुम्हारी काबिलियत पे शक है, पर तुम जानते हो आजकल बिना रेफरेंस के कुछ नहीं होता है। आज का टाइम ऐसा टाइम है जहाँ इंसान की काबिलियत नहीं, उसकी पावर काम आती है। मैं प्राची से बात करूंगी, तुम परेशान मत हो। प्राची रूही के घर से चुपचाप लौट आई तो आरव से रहा नहीं गया। वो रूही के घर से अपने माँ पापा को घर ड्रॉप करके प्राची से मिलने उसके घर पर गया। घर पहुंचकर उसने गेट पर नॉक किया तो शाम के 7 बज रहे थे। इस टाइम कौन होगा, प्राची खुद में बड़बड़ाई। उसने अपने बिखरे बालों को समेटकर गेट खोला। अरे आरव, आओ ना। आरव को देखकर प्राची ने हड़बड़ाती हुई आवाज में कहा, पर आरव अंदर आकर सोफे पर बैठ गया और प्राची की ओर देखकर बोला, क्या बात है, तुम वहाँ से बिना कुछ कहे क्यों चली आई? कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही आ गई। कोई तो बात है प्राची, कुछ है तो बताओ ना मुझे। अरे सच में कोई बात नहीं है यार। प्राची वहाँ से उठकर जाने लगी तो आरव ने उसे टोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? कॉफी नहीं लोगे तुम? नहीं नहीं, आज मैं कुछ भी नहीं लूंगा, मुझे जाना है। बस ये जानने के लिए तुम्हें किसी बात से परेशानी तो नहीं है, बस यही जानने आया था। नहीं आरव, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, मिस्टर रूबल चौधरी का छोटा भाई आ रहा है कोई नई डील करने। वो अभी अभी रिसेंटली अमेरिका से लौटा है। उसे तुमसे किसी चीज को लेकर बात भी करनी है। वो मुझे कैसे जानता है? प्राची ने अचंभित होते हुए कहा, जानता तो नहीं है, पर शायद मिस्टर रूबल चौधरी ने उसके सामने तुम्हारी इतनी तारीफ की है कि वो तुमसे मिलने के लिए बहुत उतावला हो रहा है। ठीक है फिर मैं मिल लूंगी, पर मैं उसे पहचानूंगी कैसे? तुम टेंशन नहीं लो, वो खुद आ जाएगा। नाम क्या है उसका? नाम तो मुझे भी याद नहीं आ रहा। इतना कहकर आरव वहाँ से चला गया, पर प्राची को बहुत अचंभे में डाल गया। वो बार बार बस यही सोच रही थी हैरान होकर कि ऐसा कौन सा इंसान है जो उससे मिलने के लिए इतना उतावला हो रहा है। हालांकि प्राची कभी किसी के बारे में इतना सोचती नहीं थी, ना उसके दिल पर फर्क पड़ता था ना दिमाग पर। प्यार तो उसे हमेशा अमन से ही था और हमेशा अमन से ही रहेगा। बस वो ये जानने के लिए हैरान थी कि ये नया इंसान उससे मिलने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है। प्राची बैठ के ये सारी चीजें सोच ही रही थी कि तभी उसके फोन पर मधु का फोन आया। मधु का कॉल उठाकर प्राची ने उछलते हुए कहा, हाय मधु, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तू बता, तूने तो वहाँ पहुँचकर एक बार फोन भी नहीं किया। मधु ने जवाब दिया, अरे यार सॉरी मधु, मैं यहाँ आकर भूल ही गई। हाँ सही बात है, अब तू क्यों याद रखेगी हमें? हाँ नहीं नहीं मधु, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बता, मानसी कैसी है? अच्छी है, तुम्हें याद करके काफी रोती रहती है। अब मैं तो उसे दिन भर गोद में लेकर बालकनी में नहीं घुमा सकती ना, मुझे घर का काम भी देखना होता है, तो बस दिन भर रोती रहती है। अब तुम यहाँ होती तो मानसी खुश रहती। हाँ वो तो है, मानसी अपनी मासी से इतना प्यार जो करती है। अच्छा प्राची, मैं ये कह रही थी कि निखिल ने हर जगह ट्राई किया पर उसे जॉब नहीं मिली। क्या जॉब नहीं मिली? पर क्यों? अब ये तो हम नहीं जानते, पर तुम्हारा कहीं रेफरेंस हो तो बताना हमें, क्योंकि अभी बहुत जरूरत है। हाँ तुम टेंशन नहीं लो, मैं बात करती हूँ, तू टेंशन मत लो। मैंने निखिल के अकाउंट में पैसे भी डाल दिए हैं, अगर और पैसों की जरूरत हो तो बता देना। प्राची ने हंसकर कहा, प्राची तुम हमारे लिए इतना कर रही हो, ये क्या कम है? ऐसा मत कह यार, किसके लिए कमाती हूँ मैं? मुझे इतना सारा पैसा लेकर मरना थोड़ी ना है। थोड़ा बहुत घर पर दे देती हूँ, और अगर तुम लोगों के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर पाती हूँ तो उसमें क्या बुराई है? हाँ अच्छा, अपना और मानसी का ख्याल रखना। ये कहकर प्राची ने फोन काट दिया। प्राची इस बात से हैरान थी कि निखिल को जॉब क्यों नहीं मिली। अगली सुबह
मम्मा, आपने मेरी कहीं फाइल देखी क्या? अमन ने अपनी मम्मी को आवाज देते हुए कहा। बेटा, कौन सी फाइल? एक ब्लू कलर की फाइल थी। काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। मैं देखी क्या? अमन ने परेशान होकर कहा। नहीं बेटा, हम तो वैसे भी तेरी चीजों से छिड़कानी नहीं करते हैं, हमें क्या पता होगा। अमन काफी टाइम से वो फाइल ढूंढ रहा था, पर वो फाइल उसे मिल ही नहीं रही थी। फाइल जा कहाँ सकती है? अमन ने चारों तरफ कमरे में अपनी नजरें दौड़ाते हुए कहा तो अचानक उसकी नजर सामने मेज पर रखी फाइल पर गई। ओ माय गॉड, फाइल यहाँ रखी है और मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। ये कहकर अमन ने मेज पर से फाइल को उठाया और ऑफिस के लिए निकल गया। इधर प्राची भी शोरूम के लिए निकल गई थी, पर वो अभी भी परेशान थी कि आज उसकी मीटिंग एक नए इंसान से होने वाली है। कैसा होगा वो, क्या कहेगा, ये सारी चीजें प्राची को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। इधर दूसरी ओर आज एक नया इंसान जिसका नाम था युग चौधरी शोरूम में पहुंचकर प्राची के आने का वेट कर रहा था। आप यहाँ वेटिंग बेंच में क्यों बैठे हैं? चलिए ना, आप मैम के केबिन में जाकर वेट कर लीजिए ना। प्राची के शोरूम की मैनेजर रीटा ने युग चौधरी से कहा। नो, आई एम फाइन हियर। युग चौधरी, जो कि टॉल, हैंडसम एंड स्मार्ट बॉय था और उसने अपने बदन पे व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था, उसने अपनी आंखों पर एक चश्मा हटाते हुए कहा, आप हमारे खास मेहमान हैं। आप यहाँ ऐसे वेट करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप परेशान मत होइए, मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ, युग चौधरी ने जवाब दिया। ये सुनकर मैनेजर रीटा बहुत परेशान हो गई। उसे डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि आरव सर या प्राची मैम ये देखकर उन्हें डांट ना लगा दे। इतनी बड़ी हस्ती को यूं वेटिंग बेंच में वेट करवाना, ओ माय गॉड। पर वो करती भी तो क्या करती, उसने तो युग से कई बार केबिन में जाकर वेट करने के लिए कहा था, पर वो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। मैनेजर रीटा वहीं वेटिंग बेंच के सामने खड़ी होकर यहाँ से वहाँ घूमने लगी। इतने में प्राची वहाँ पहुँच गई। प्राची को आते देख मैनेजर रीटा ने बिना उन्हें टाइम विश किए बस एक ही झटके में बोला, मैम, मैंने युग सर से काफी कहा कि आप केबिन में बैठकर उनका वेट कर ले, पर वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। मैनेजर रीटा को ऐसे परेशान होते देख प्राची ने उसे समझाते हुए कहा, अरे कूल डाउन, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मैं अभी अपने केबिन में चलती हूँ, तुम युग को अंदर भेज दो, ठीक है? प्राची ने युग की तरफ बिना देखे ही कहा, पर युग बैठा बैठा बस प्राची को देखता ही जा रहा था। प्राची को अपने केबिन में जाते हुए देखकर युग ने अपनी नजरें उस पर से हटाई। इतने में मैनेजर रीटा ने उसे टोकते हुए कहा, सर, मैम ने आपको केबिन में बुलाया है। अब क्या होता है, एक नई एंट्री, नई मुलाकात, नए इंसान से मिलना कैसा रहेगा? हाय